हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज है अपना टारगेट डे 4 और आई होप कि आप लोगों को विश्वास हो गया होगा कि कितने अच्छे से अपना सिलेबस जो है निपटता चला जा रहा है। पिछले लास्ट 3 दिन के अंदर ही आप लोगों ने देख लिया होगा कि कितना सारा सिलेबस हम लोग निपटा चुके हैं और एक 4th टारगेट ये जा रहा है, फिर एक दिन का गैप है और फिर आप लोगों को टारगेट मिलेगा। इस तरह से आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि एक हफ्ते में ही आप लोगों ने कितना सारा टारगेट कंप्लीट कर लिया है। हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और अभी हमारे पास काफी टाइम है और हम बड़ी ही आसानी से सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन एक डाउट आ रहा है बहुत सारे बच्चों का कि भैया इतने सारे प्रीवियस ईयर हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, मतलब इतने सारे क्वेश्चन कैसे करें। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक चीज को बहुत अच्छे से आज समझ लो। देखो ये दो चीजें हैं, ये दो चीजें। अगर कोई बच्चा 2014 में पेपर दे रहा था तो उसके लिए प्रीवियस ईयर इतने थे, एक एग्जांपल दे रहा हूं। लेकिन जो बच्चा आज पेपर दे रहा है उसके लिए प्रीवियस ईयर इतने हैं, समझ रहे हो ना, मोटे हैं इससे ज्यादा, लेकिन आपको मैं समझा रहा हूं बस। उसके लिए प्रीवियस ईयर इतना था लेकिन आज इतना हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारे के सारे प्रीवियस ईयर करते रहोगे। देखो एक लिमिट सेट कर लो कि बस मुझे हर टाइप का एक एक क्वेश्चन करना है, या कोई डिफरेंट क्वेश्चन दिख रहा है तो उस क्वेश्चन को करना है। उसके अलावा लिमिट तो बांधनी ही पड़ेगी। और एक बात और मैं यहां पर बता दूं, सारे क्वेश्चन किसी से नहीं होते हैं। ऐसा कभी नहीं होता है कि भैया आपको सारे क्वेश्चन आते हो। जो आपको पढ़ा रहा है हमें भी सब कुछ नहीं आता था और ना आता है। आप ये मत समझिए कि हम सर्वोपरि हैं या कोई और टीचर है तो वो सर्वोपरि है। किसी को सब कुछ नहीं आता है। अगर आप पूछोगे, कभी क्लास में देखोगे तो कोई भी अटक सकता है, कोई भी बंदा अटक सकता है। इसलिए मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप क्वेश्चंस के पीछे मत पड़ जाइए। ये सबसे बड़ी सिलेक्शन ना होने की वजह है। अक्सर बच्चे यही करते हैं, एग्जाम में भी क्वेश्चंस के पीछे पड़ जाएंगे। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि ये चीज मैंने भी की कि मुझे बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन दिख गया और मैं सोच रहा हूं कि इस क्वेश्चन को तो करना ही है, जबकि वो क्वेश्चन ही गलत आ रखा था। तो गलत आ रखा हो या ना आ रखा हो, अगर 100 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आपको ऐसे दिख रहे हैं तो उन्हें रखिए, मार्क करके रखिए। जब आपके पास फ्री टाइम होगा तब देखना। लेकिन ये जो 45 डेज हैं, आप इस चीज को देखिए, जब आपके पास टाइम बचे तब आप उन चीजों पे ज्यादा लड़ना, अदरवाइज आपको ज्यादा लड़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा कभी नहीं होता है कि भैया वही वाला क्वेश्चन आपके सेट में फंस जाएगा। आप देखोगे तो रेयरली कभी 1%, 100 में से 1% चांस होगा जो आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा था, भैया वो वाला क्वेश्चन फंस गया। हाँ, वो क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो आ ही रहा है, मतलब वो क्वेश्चन रेगुलर आने वाला नहीं होना चाहिए। और जो रेगुलर आने वाले क्वेश्चन है वो तो आपको कराए जा रहे हैं। तो एकाध क्वेश्चन अगर आपसे नहीं हो रहा है तो एकदम से उसके पीछे नहीं घुस जाना है। लेकिन ये बात सिर्फ उन लोगों के लिए फॉलो होती है जो बिगिनर्स हैं या वो लोग हैं जो अभी 55-60 पे पढ़े हैं, ये बात उन पे फॉलो होती है। लेकिन जो बच्चा अभी 70 पे पढ़ा है तो इसका मतलब है कि उसकी बेसिक चीजें पहले से क्लियर है। उस बच्चे को उन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करनी चाहिए। उसे जहां से सॉल्यूशन मिलता है वो वहां से उन क्वेश्चंस को कर सकता है। लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो आप इन चीजों से मत लड़िए, क्योंकि आपका मेन मकसद इस चीज को, टीचर को अटकाना या अपने आप अटके रहना नहीं है। मेन मकसद है आपका सिलेक्शन लेना। स्मार्ट बच्चे वही होते हैं जो रास्ते में पत्थर पड़ा है ना मोटा सा, तो उससे बच के निकल जाते हैं। समझ रहे हो ना, इसका दूसरा मतलब मत समझना। मैक्सिमम स्मार्ट लोग उस चीज से बच के निकल जाएंगे। हाँ, उठा के रखो जब आपके पास टाइम है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, पत्थर मोटा रखा हुआ है, तो आप उससे बच के निकल जाओ। उस पर ठोकर मत मारो। ठोकर मारते रहोगे तो अपने आप चोट खा जाओगे। मतलब समझ रहे हो, सफलता नहीं मिलेगी। दूसरा बंदा जो साइड से निकल के गया वो अपना काम करके लौट आएगा। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि किसी भी चीज पे ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। आप एक लिमिट सेट कर लीजिए। जब 2014 में प्रीवियस ईयर नहीं थे तो क्या बच्चे पास नहीं होते थे? अगर मान लो आपके पास प्रीवियस ईयर की इतनी मोटी बुक है, ये इतनी मोटी बुक है, किसी बच्चे के पास प्रीवियस ईयर की बुक ही नहीं है, मान लो उसके पास सिर्फ ये मैथ की बुक है, ये मैथ की बुक है मान लो आर एस अग्रवाल की, तो आपको क्या लगता है कि इसका सिलेक्शन नहीं होगा? मतलब हमारे पास जब प्रीवियस ईयर की बुक नहीं थी, मैं अपनी बात बता रहा हूं, उस टाइम पे मेरे पास प्रीवियस ईयर की बुक नहीं थी, ठीक है, सिर्फ हाँ प्रैक्टिस सेट थे, लेकिन प्रीवियस ईयर की स्पेशली बुक नहीं थी कि भैया रीजनिंग की अलग से। तो क्या हम लोगों ने पास नहीं किया या हम लोगों ने मार्क्स गेन नहीं किए? तो इन चीजों को आप एक लिमिट सेट करो, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आप कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने पे ज्यादा ध्यान दो। बस मैं एक ही चीज कहना चाह रहा हूं बार बार। और एक अच्छी चीज पता चली है, खुशखबरी है आप लोगों के लिए कि भाई हम लोग जो है बहुत आसानी से सिलेबस को तो निपटा ही लेंगे। दूसरी चीज, जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं आप लोगों को वीडियो देने वाला था, शायद वो वीडियो आ गई हो या आएगी आगे, कि जब मैंने उस चीज का एनालिसिस किया
तो मुझे भी पता चला कि इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान ना देके, इस चीज़ वो तो मैं पहले से ही बोलता आ रहा हूँ कि इस चीज़ को इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। मतलब साइंस में केमिस्ट्री से बहुत हद तक क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा रहे थे, केमिस्ट्री से और फिजिक्स से ज़्यादातर क्वेश्चन केमिस्ट्री फिजिक्स के हैं, और बायो के भी क्वेश्चंस हैं लेकिन इतने नहीं हैं, और बायो में भी जो पोर्शन है ह्यूमन वाला वहीं से ज़्यादा क्वेश्चंस है। इसके अलावा करंट जीके में बात करूँ तो स्पोर्ट्स वाले पोर्शन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स में वही नेशनल इनकम वाले चैप्टर से मैक्सिमम चीजें पूछी जा रही हैं। ऐसे ही हिस्ट्री में जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इन चीजों से रिलेटेड चीजें पूछी जा रही थी। ठीक है, तो उससे बहुत कुछ जानने को मिला है, इसलिए मैंने इसके टारगेट्स को थोड़ा कम किया है और इधर टारगेट्स को थोड़ा बढ़ाया है, इस चीज को देखते हुए कि आप लोगों को एक सही चीज मिल सके। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं, और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लोगों का एक नजरिया, मतलब एक टीचर का इस चीज का नजरिया होना चाहिए, टीचर को देखने का कि चीजों को आसान कैसे बना रहा है। अगर आप देख रहे हो ना, देखो आज जैसे ग्रेविटेशन वाला चैप्टर है, अगर कोई देखेगा तो उसे लगेगा अरे बड़ा भारी चैप्टर है। मैं आप लोगों को बता दूं ये बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे का चैप्टर है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। पहली बार में बता रखा है कि भैया जो F और G में रिलेशन है, मतलब जो गुरुत्वाकर्षण फोर्स होता है वो उसका रिलेशन कैसे निकलता है, तो आपको इससे मतलब नहीं है कैसे निकलता है, आपको बस ये मतलब है कि रिलेशन क्या है, F बराबर G m1 m2 बटे r स्क्वायर। अगर यहाँ m करोगे, अर्थ को रख लोगे तो m1 की जगह m रख लो और दूसरे द्रव्यमान को m मान लो, तो F बराबर G m बटे r स्क्वायर हो जाएगा। अब इस पे एक क्वेश्चन पूछता है कि अगर r आधी कर दी जाए तो फोर्स क्या हो जाएगा, आर दुगना कर दिया जाए क्या हो जाएगा, द्रव्यमानों को दोगुना कर दिया जाए। तो मैं खुद सोच रहा हूं कि इस टाइप की जो चीजें हैं कि संवेग को दोगुना कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, यहाँ पे इसकी डिस्टेंस को दोगुना कर दिया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, ऊपर के द्रव्यमानों को दोगुना कर दिया जाता है और इसको आधा कर दिया जाता है तो फोर्स कितना हो जाएगा। इस तरह के जितने क्वेश्चन है मैं चाह रहा हूं कि एक छोटी सी वीडियो बना के आपको सारे के सारे डाउट खत्म कर दूं। ठीक है, तो ये वाली चीजें मिल जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट कैपिटल जी और स्मॉल जी में डिफरेंस बता रख, वो कैपिटल जी और स्मॉल जी में जो संबंध होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो GME बराबर GRE स्क्वायर होता है। और ठीक इसी तरीके से आगे बोल रखा है कि भैया जो मून का है उसमें मून में जो होती है G की वैल्यू जो होती है 1/6 होती है अर्थ की, जो अर्थ पे G की वैल्यू है 1/6 होता है उसका। बस इतनी सी चीजें हैं इसके अंदर, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और कैपिटल G की खोज किसने की है ये आप बताना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। कैपिटल G की वैल्यू और इसकी खोज लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है खोज से रिलेटेड। तो ठीक है, कैपिटल G का मान किसने दिया है ये भी आप लोग जरूर से जरूर बताएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं स्टैटिक जीके में। तो स्टैटिक जीके में आप लोगों के जो टारगेट्स हैं, ओलंपिक आप लोग कर चुके हो, इसीलिए मैं पैरा ओलंपिक करवा रहा हूं कि उसके बराबर में ही कर लो, जिससे कि जब पढ़ो तो दोनों को कंपेयर करके पढ़ लो, मतलब दिक्कत ना आए। पता चले क्वेश्चन पूछ रहा है ओलंपिक का, आंसर दे रहे हो पैरा ओलंपिक का, वहां पूछा ओलंपिक में किसने गोल्ड जीता, आंसर दे रहे हो पैरा ओलंपिक का। तो इन दोनों को बिल्कुल कंपेयर करके पढ़ो, इसलिए मैंने आज ये वाली चीज दे दी है। इसके बाद आप लोगों को टेनिस ग्रैंड स्लैम है, और टेनिस ग्रैंड स्लैम मैंने इतने इजी तरीके से याद कराए हैं कि मैं गारंटी देता हूं रख के, ये विद्या है, इस पे हाथ रख के कहता हूं कि अगर किसी भी बच्चे ने वो वीडियो देख ली एक बार ग्रैंड स्लैम की, तो उससे आगे आप लोगों को एक वर्ड याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वीडियो देख लेना, सारी की सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। और याद ना हो तो मुझे जरूर से जरूर बता देना कि भैया मुझसे याद ना हुई, या कमेंट में यहीं गाली दे देना मुझे। ठीक है, जो आपका मन करे वो करना, लेकिन 100% याद कराने की उसमें गारंटी है मेरी। ठीक है, ये टेनिस ग्रैंड स्लैम की मैं वीडियो आपको दूंगा, मैंने कराई हुई है, बहुत अच्छी वीडियो है, आप लोग याद कर लेंगे। न्यू सैलरी, ये मत सोचना 4 महीने पहले नहीं है, उसके बाद से कोई ग्रैंड स्लैम हुआ ही नहीं है, और अगर हुआ भी है तो एक नाम ऐड करना है बस उसके अंदर, और कुछ नहीं करना है। समझ आ रही है ना, अगर हो भी गया है कोई ग्रैंड स्लैम तो आप उसका नाम ऐड करेंगे और उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। न्यू सैलरी स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ये क्या है, जैसे कि आपको पता है कि अभी थोड़े दिन पहले ही, इससे पहले 1.5 लाख रुपए राष्ट्रपति की सैलरी होती थी, अब कितनी हो गई है, 5 लाख हो गई है। ठीक है, इसी तरीके से जो पीएम साहब है उनकी क्या सैलरी होती थी और अब क्या हो गई है, ये आप बताना कि पीएम की जो सैलरी है इस टाइम पे क्या होती है, ये आप लोग जरूर से बताएंगे। सैलरी का मतलब बेसिक से ही बात करते हैं, वो वाली सैलरी की बात नहीं करेंगे कि भैया उसे इतने भत्ते मिल रहे ये ना ना, बस जैसे 1.5 लाख पहले आंसर करते थे तो आज 5 लाख करना है, ऐसे ही जो उनकी फिक्स सैलरी है वो क्या है ये आप लोगों को पता होनी चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और फिर प्रमुख खेलों के मस्कट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है फीफा वर्ल्ड कप हुआ, उस खेल उसमें मस्कट क्या था, मतलब उसका शुभंकर क्या था। ठीक है, इसी तरीके से ओलंपिक का शुभंकर इस बार क्या रहा है, तो आपको शुभंकर सारे के सारे याद होने चाहिए, तो ये वाले चीज आप यहां से कर लेंगे। इसके अलावा साइंस में क्लास 9th की जो एनसीईआरटी है उसका चैप्टर नंबर 10
ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। अब देखिए आप इस खोल लेते हैं यहाँ पे हम ग्रेविटेशन वाला चैप्टर। तो हमारा ग्रेविटेशन वाला चैप्टर है और लगभग खत्म ही है। आप कहोगे तो मैं इसका हो सकता है कि अभी आप लोगों को लेक्चर भी मिल जाए, क्योंकि बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं है। सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण बल की परिभाषा दे दी है, एक बार बस रीडिंग मारनी है, हो गया आपका, कुछ नहीं है। उसके बाद इन्होंने बोला है कि भैया गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है, तो नियम ये बोलता ही है कि क्या है, ठीक है, कि किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाला जो फोर्स है वो उसके द्रव्यमानों के समानुपाती, द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती मतलब आपको प्रोपोर्शनल है, और उसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ आ गई? बस यहां से हो गया। जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते तो वहां पे एक कांस्टेंट लग जाता है जिसे जी कह देते हैं, तो F बराबर जी m1 m2 बटे r स्क्वायर हो गया, और जी की वैल्यू 6.67 इंटू, बताओ कितनी घातें होती हैं 10 की, ठीक है, ये आपको कर देना है। इसके बाद यहाँ पे जी की खोज किसने करी है ये आपको बता देना है, और इसके अलावा यहाँ पे जी, कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या संबंध है वो आपको बताना है, तो वो GME बराबर GRE स्क्वायर हो गया। और इसके अलावा हेनरी कैवेंडिश ने इसकी खोज की है। लो आंसर तो पता ही था, मैं गलती से बोल गया, मतलब बताना नहीं था आप लोगों को, ये आप लोगों को बताना है। ये अच्छा ये भी बता दो आप कि कैपिटल जी की बात हो रही है हेनरी कैवेंडिश में या स्मॉल जी की बात हो रही है। नेक्स्ट इसमें ये बताया गया है कि ये GME बराबर GRE स्क्वायर हो गया, देखो ये वाली चीज हो गई। और नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज ये वाली मैं आप लोगों को बता दूं, जो गति की समीकरणें होती हैं, अब इसमें जी वाली वैल्यू आ गई, वहां पे ए आता है, गति की समीकरणों में ए आता है, तो अब वो जी से रिप्लेस होगा जब कोई वस्तु, देखो ए का मान तब जब वस्तु यहां नीचे चल रही थी, अब अगर कोई वस्तु ऊपर फेंकी जाएगी या ऊपर से नीचे आएगी तब जी रखेंगे, तो वो कैसे होगा? सिंपल सा है, उसमें कुछ नहीं करना है। देखो एक बार मैं बताऊं आप लोगों को, मान लीजिए b बराबर u प्लस at होता है, ठीक है, तो a की जगह आपको क्या करना है, g करना है, क्योंकि अब आपका जो होगा गुरुत्वीय त्वरण काम करेगा जब ऊपर नीचे फेंकोगे। अब सिंपल सा है, जब ऊपर फेंकोगे तो एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन मैंने क्या बताया था, स्पीड बढ़ जाना। अगर आपने वीडियो देखी है तो स्पीड बढ़ जाना। क्या ऊपर को फेंकने पे स्पीड बढ़ेगी? कम होगी ना, इसलिए जी की वैल्यू क्या लगेगी, निगेटिव लगेगी। और अगर ऊपर से कोई चीज आ रही होगी तो उसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी ना, इसलिए जी की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो अब आपको याद रखना है कि b बराबर u प्लस at जो है उसमें क्या फॉर्मूला बनेगा, b बराबर u प्लस gt अगर करोगे तो ऊपर से नीचे आ रही होगी, माइनस gt करोगे तो ऊपर को फेंक रहे होगे। इसी तरीके से दूसरा फॉर्मूला निकालोगे, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर प्लस हाफ at स्क्वायर, तो अगर नीचे आ रही होगी तो यहाँ gt स्क्वायर कर दोगे, और अगर आ रही होगी तो माइनस gt स्क्वायर कर दोगे। और इसी तरीके से दूसरा वाला फॉर्मूला है b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, उसमें प्लस माइनस आप उसी तरीके से लगाओगे। तो एक ही जगह g में प्लस और माइनस जो लगाना है वो इस तरीके से लगाना है। बस क्या, जब सिंपल फंडा है, आप कोई गेंद फेंको ऊपर जागते हुए, धीरे होगी ना वो, एक टाइम आएगा कि उसका वेग 0 हो जाएगा, वो रुक जाएगी और फिर नीचे आएगी, समझ रहे हो ना। इसलिए जब हम ऊपर फेंकते हैं तब जी की वैल्यू क्या लगाएंगे, निगेटिव, और जब ऊपर से कोई चीज आएगी तो हम जी की वैल्यू लगाएंगे पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर से आते हुए देखा हो ना, किसी को ऊपर से फेंक देते हैं तो कितनी स्पीड से आता है, तभी ज्यादा चोट लगती है ऊपर से आते हुए, समझ आ रही है ना। बस इतना सा इसका फंडा है। इसके अलावा इस चैप्टर में आगे मैं बात करूं तो भार बताया है कि भार क्या होता है, ये तो आपको पता ही है क्या होता है। जब देखो किसी भी द्रव्यमान को जितने फोर्स से क्या करती है पृथ्वी खींच रही है, वो क्या है, वो आप बात करते हैं किसी वस्तु के भार की, तो भार क्या है, कुछ भी नहीं है भैया, आपको पता है क्या भार क्या होता है। अच्छा आप बताओ, भार और द्रव्यमान में, देखो द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होता है, द्रव्यमान वो का वही रहेगा, चाहे उसे चंद्रमा पे ले जाओ चाहे कुछ। ये कंफ्यूज करता है, वो क्वेश्चन पूछता है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान अगर पृथ्वी पर 60 kg है तो उसका द्रव्यमान चंद्रमा पर क्या हो जाएगा, तो लोग डायरेक्ट आंसर कर देते हैं कि 1/6 कर दो, आंसर कर दो। भैया इस चीज का ध्यान रखना, उसने द्रव्यमान पूछा है, अगर वो भार 60 kg बोले, भार बोले तब आप कुछ करोगे, अदरवाइज नहीं करना है। लेकिन वो 60 kg नहीं, फिर न्यूटन बोलेगा, समझ आ रही है, इस चीज का ध्यान रखना। लेकिन अगर भार और ऊपर देख लेना कि मास बोल रहा है या फिर वेट बोल रहा है, तभी कुछ करना, और बाकी इसके अलावा कुछ इसमें है नहीं। भार के बारे में तो आप लोगों को पता ही है, कुछ नहीं है कि ये बोल रहा है पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण जी पर निर्भर करता है, जो स्मॉल जी है। और यहाँ पे बोल रहा है कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को एक निश्चित बल से आकर्षित करती है, और यह बल वस्तु के द्रव्यमान तथा पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है, और किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे यह पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। ये मैं आप लोगों को बता ही रहा हूं कि पृथ्वी भाई कुछ नहीं है, एक फोर्स है
जिसे क्या कर रही है, पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित कर रही है, वही क्या है, वो भार है आपका। ठीक है, ये आप जो भार बता पा रहे हो वो कैसे बता पा रहे हो, पृथ्वी अपनी ओर आपको अट्रैक्ट कर रही है, खींच रही है, और वही आप लोगों का क्या है, भार है। इससे आगे अगर मैं बात करूं तो इन्होंने बताया है किसी वस्तु का चंद्रमा और द्रव्यमान पे भार, तो पता ही है आप लोगों को, कोई मतलब नहीं है, उसमें डिफरेंस बता ही दोगे। इसके अलावा दाब आ जाता है, तो दाब क्या चीज़ है, दाब कुछ अलग चीज़ थोड़ी है, प्रेशर है। और प्रेशर क्या होता है आप लोगों को पता है, उसमें बताने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, P बराबर F/A होता है। और तरलों में दाब पता ही है, उत्प्लावन पता ही है, जब भैया किसी चीज़ को डुबोगे पूर्ण या आंशिक रूप से तो ऊपर की ओर एक बल लगता है, उसे उत्प्लावन बल कहते हैं। यहाँ पर आर्किमिडीज का प्रिंसिपल दे रखा है। और आपेक्षिक घनत्व बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को याद रखना। देखो आपेक्षिक घनत्व क्या है, सिंपल सी भाषा में ये समझ लो कि कोई चीज़ पानी से कितनी भारी है, ये आपेक्षिक घनत्व बताता है। जैसे पारे का घनत्व 13.6 होता है, इसका मतलब ये है कि वो पानी से 13.6 गुना भारी है। समझ आ रहे हो ना। अगर मैं पानी का घनत्व बताऊं 1000 kg/m³, तो उसका होगा 13,600 kg/m³। समझ आ गई ना। बस इस तरीके से आप लोगों को समझना है, मतलब मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। और ऐसे ही सोना कितना भारी है पानी से, तो वो उसी तरीके से आपेक्षिक घनत्व निकलता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 19.3 के आसपास होता है। मतलब जैसे पारा 13.6 गुना भारी होता है पानी से, ठीक उसी तरीके से वो 19.6 गुना भारी होता है सोना। ठीक है, इसी तरीके से निकल। तो इसका फॉर्मूला क्या है, आपेक्षिक घनत्व का फॉर्मूला क्या हुआ फिर, आपेक्षिक घनत्व का फॉर्मूला बनेगा कि जिस वस्तु का आपको निकालना है, मान लीजिए पारे का निकालना है, तो पारे का घनत्व अपॉन नीचे पानी का घनत्व आएगा आपका। बस इस तरीके से आप आपेक्षिक घनत्व निकाल सकते हो। वैसे आपेक्षिक घनत्व का फॉर्मूला सीधा सा होता है कि नीचे आदर्श द्रव, चाहे आप जो भी मान रहे हो, अगर वायु है तो वायु, पानी है तो पानी, मतलब जिस चीज से आपको कंपेयर करना है। मान लो मुझे देखना है कि अब गैसों में क्या देखूंगा मैं, आपेक्षिक घनत्व देखूंगा कि वो चीज ऑक्सीजन से कितनी भारी है, हवा से कितनी भारी है, कितनी हल्की है, तो वो आपेक्षिक घनत्व निकल के आएगा। तो समझ आ गई आपेक्षिक घनत्व क्या है। आपेक्षिक घनत्व ये चीज हो गई। बाकी अगर आप कहोगे तो इन डेप्थ आपको लेक्चर मिल जाएगा, बहुत ही आसानी से आपको सारी चीजें इसमें समझ आ जाएंगी। नेक्स्ट है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से तो क्वेश्चन निश्चित है उसका, वो आर को घटाएगा, बढ़ाएगा, एम को 2 गुना करेगा, 3 गुना करेगा, फिर क्वेश्चन पूछता है, वहां से पूछना ही पूछना है। नेक्स्ट है प्रमुख प्राणियों के श्वसन अंग। अब आप लोगों ने देखा होगा कि हम तो जैसे फेफड़ों से सांस लेते हैं, कोई फेफड़ों से सांस लेते हैं, सही बताओ। इसी अलावा ऐसे क्वेश्चन पूछता है वो कि कौन सा ऐसा प्राणी है या जीव है जो त्वचा से सांस लेता है, स्किन से, इसका आंसर आप बताना। इसके अलावा कोई गलफड़े से सांस लेता है, कोई किसी चीज से लेता है, तो ये आपको याद होने चाहिए, क्वेश्चन पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पादप रोग और उनके कारक, ये पूछता है कि खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, और रेड हार्ट रोग किससे होता है, ब्लैक हार्ट रोग किसकी कमी के कारण होता है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, खैरा रोग तो आप बता ही देना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कमेंट में। नेक्स्ट, अब मैं ये भी सोच रहा हूँ, एक प्लान कर रहा हूँ कि भैया ऐसा करते हैं, जो पिछला टारगेट है उससे रिलेटेड यहाँ पे 5 से 10 क्वेश्चन आपके लिखे रहा करेंगे, और उसके आपसे आंसर लिया करूँगा नेक्स्ट डे टारगेट में, रोज डेली। जैसे मान लो ये टारगेट दिया, इससे अगले दिन 10 क्वेश्चन मैं यहाँ लिखूंगा और उसके आंसर आप लोगों से लूंगा। नेक्स्ट है तत्वों से संबंधित फैक्ट। मैंने बताया आप लोगों को कि केमिस्ट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए हम धीरे धीरे केमिस्ट्री को भी लेके चल रहे हैं। कंप्लीट तो वो बाद में ही होगी, लेकिन यहाँ से हम लेके चल रहे हैं तत्वों से रिलेटेड फैक्ट, मतलब सबसे भारी तत्व कौन सा है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है, आवर्त सारणी में टोटल कितने तत्व हैं, धातुएं कितनी हैं, उपधातुएं कितनी हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो याद करने वाली चीज़ें हैं, तो वो यहाँ से आप लोग करेंगे। इसके अलावा मैं एक चीज़ आप लोगों को दे रहा हूँ, कंप्यूटर साइंस। ये क्यों दे रहा हूँ, देखो इसे याद करने की, रटने की जरूरत नहीं है, बस आप इसे लगातार पढ़ते रहना। आप 4 से 5 दिन पढ़ोगे, कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन शायद ना छोड़ो, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी में बेसिक क्वेश्चन पूछेगा और बेसिक इस एक पेज से ही हो जाना है आप लोगों का काम। ठीक है, इसलिए बिल्कुल घबराना नहीं है, इतना आप करोगे तो बहुत हद तक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे, क्योंकि रेलवे में बेसिक ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ये क्यों दे रहा हूँ, देखो ह्यूमन से रिलेटेड मुझे पता है कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैंने क्या कर रखा था, 4-5 पेज की ह्यूमन में, मतलब ह्यूमन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो मैंने सारी एक जगह लिख रखी हैं, तो उसका एक पेज अपने नोट्स से मैं आप लोगों को दूंगा। वो सिर्फ याद करने वाली चीज़ें हैं कि कितनी हड्डियाँ होती हैं, कितने दांत का, ये वो, मतलब कौन सी सबसे बड़ी पेशी है, कौन सी सबसे बड़ा अंग है, ये जो चीज़ें हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक पेज, ये करीब करीब 4 से 5 पेज हैं,
तो एक पेज आप लोगों को मैं अपने नोट्स से दूंगा। इतना आप लोगों को साइंस में करना है, क्योंकि साइंस का वेटेज 25 मार्क्स का, और बहुत हद तक ये ऐसा पोर्शन है जो कम मेहनत के साथ ज्यादा मार्क्स दिलवा सकता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, आपने अभी चैप्टर कंप्लीट किया, जैसे ग्रेविटेशन वाला चैप्टर है, अभी इससे पहले आपने 2 चैप्टर कंप्लीट किए मोशन वाला। आप ये मान के चलिए कि हर चैप्टर से एक एक 2 क्वेश्चन आना निश्चित है, और जब एक एक 2 क्वेश्चन या एक क्वेश्चन भी आ रहा है हर चैप्टर से, तो क्या 1 घंटे में एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा है और वहां से क्वेश्चन मिल रहा है, तो कितनी बढ़िया बात है, 1 घंटे में 1 मार्क्स बढ़ गया ना। इसलिए वहां पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है इसकी अपेक्षा। पादप रोग और उनके कारक ये सब हो गया। नेक्स्ट है मैथ्स में। तो मैथ्स से पहले बात कर लेते हैं कि कुछ बच्चे जो है पूछ रहे हैं मुझसे कि भैया फी किस बात की ले रहे हो। तो सबसे पहले तो मैं आप बता रहा हूँ कि जो देने वाले हैं उन्होंने दे दिया है बिना शोर करे, ठीक है। करीब करीब इस टाइम 11,000 कुछ या 12,000 के आसपास रुपए हो रहे होंगे, मतलब मैंने आज अपडेट नहीं लिया है कुछ भी, लेकिन जो भी है, तो जिन्होंने देना था उन्होंने दिया है, और जो आगे मन कर रहा है उनका, मैंने बोला है ना कि जो आपका मन करे वो करिए, ये कोई फीस मतलब कंपलसरी नहीं है। और जो ये कह रहा है ना मुझसे कि फीस किस बात की ले रहे हो, तो आके देखो बेटा, किसी दिन पता चल जाएगा। जब जागोगे ना रात में, ले देख ले भाई, फीस इस बात की ले रहे हैं, रात के कितने बज रहे हैं, क्या कर रहे हो तुम सो रहे होगे, इस बात की फीस ले रहे हैं कि हम तुम्हारे सामने जाग रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, कंटेंट एक जगह पे प्रोवाइड करा रहे हैं, इस चीज के लिए बोला है। और वो फीस नहीं है, वो आपका हक है कि आपका मन करता है तो दो, ना मन करता है तो मत दो। इसे फीस नहीं बोलते बेटा, तो ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चीज ये है, और अगर नहीं देना है तो आपसे मांगा किसने, जो बच्चा देने वाला है वो दे रहा है, वो किसी से रुकने वाला नहीं है, ठीक है। जबकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी सिचुएशन भी नहीं थी तब भी दिया, लेकिन उनका हम लौटा दे रहे हैं। तो इतना ज्यादा काबिल ना बनो, अगर नहीं देना है तो चुप रहो बस, जिसको देना है वो अपने आप दे रहा है, और जिसको नहीं देना है वो चुप से रहे बस, ठीक है। तो मुझे इस तरह के मैसेज मत करो प्लीज, ठीक है। नेक्स्ट चीज ये है कि आपका मैथ्स में नंबर सिस्टम वाला टारगेट है, इसका मैं वीडियो लेक्चर आप लोगों को प्रोवाइड करा चुका हूं। 30 मिनट के अंदर सारे के सारे RS अग्रवाल के एग्जाम्पल, जिससे आपका बेस और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी मिलेंगी उसमें कि किस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये आप लोगों का अपना लेक्चर है, करीब करीब 30,000 उस पर व्यूज हैं पहले से ही। तो आप लोग जरूर से जरूर उस लेक्चर को देखना। ये मत समझना पुराना है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें उसमें बताई गई हैं। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा, और पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर जो अभी टाइम एंड वर्क के भी बचे हों, चाहे पाइप एंड सिस्टम के बचे हों, क्योंकि पाइप और सिस्टम और टाइम एंड वर्क बहुत बड़े चैप्टर्स हैं, इसलिए उनके प्रीवियस ईयर भी ज्यादा हैं। तो ये नंबर सिस्टम का आप लोग करेंगे, जरूर से जरूर कॉन्सेप्ट जरूर सीख लो, बस वीडियो से कॉन्सेप्ट सीख लो, बाकी क्वेश्चंस तो बन ही जाएंगे। अगर एक बंदे को कॉन्सेप्ट आता है तो उसे फिर 1000 क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट के बेस पे क्वेश्चन कर लेगा। नेक्स्ट है आप लोगों का रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग। तो ये कोडिंग डिकोडिंग और एक 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट देना है। तो कोडिंग डिकोडिंग तो सबको आता ही है, इसमें कुछ समझाने जैसा है नहीं। और फिर भी मैं कह रहा हूं कि अगर किसी को किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम आती है तो भैया आप बिल्कुल बाध्य नहीं हो। अगर आपको ग्रेविटेशन वाला चैप्टर करना है, आप मेरा लेक्चर देखना पसंद करते हो, मेरा देखिए। अगर किसी और का देखना है तो कहीं और से देखिए, लेकिन ये टारगेट कंप्लीट कर लीजिए बस, क्योंकि ये सिलेबस का एक पार्ट है और सिलेबस कंप्लीट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे जहां से मन करे वहां से करो, लेकिन सिलेबस कंप्लीट कर लो। अगर आपको किसी और का लेक्चर पसंद आ रहा है ग्रेविटेशन का, तो उसका कर लो। बस मेरा यह है कि मैं कम टाइम में ज्यादा कंटेंट दे देता हूं, बाकी आपकी मर्जी, और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट दे देता हूं, ठीक है। और यहां रीजनिंग की बात करूं तो कोडिंग डिकोडिंग प्लस 50 प्रैक्टिस सेट, 50 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट देने वाले हैं, और एनालॉजी और सिमिलैरिटी का तो 1-2 पेज जाएंगे ही। तो गाइस बस इतना ही था। और जिनके पास टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं है, भैया टेस्ट जरूर ले लेना, मतलब टेस्ट लगाना कंपलसरी होगा, क्योंकि उसके बिना हम देख नहीं पाएंगे। और इस टाइम करीब 1.5 मिलियन के आसपास स्टूडेंट टेक्स्ट बुक के ऊपर हैं। तो आप लोग घर से ही पता चल जाएगा आप लोगों को कि आपका सिलेक्शन होना है नहीं होना है। क्योंकि अगर मैं देखो मार्क्स के बेस पर कभी जज नहीं कर रहा हूं, फिर भी अगर एक बच्चा है, उसके मार्क्स आ रहे हैं 50, लेकिन उसकी रैंक 1 लाख के अंडर 10,000 आ रही है या अंडर 5,000 आ रही है, इसका मतलब क्या है कि वो टेस्ट ही डिफिकल्ट है, उसके मार्क्स में कमी नहीं है, ये बच्चा सिलेक्शन लेगा ही। मेन चीज है रैंक की, आप 4 लाख के बीच में कितनी रैंक कर रहे हो। अगर टेस्ट डिफिकल्ट है तो मार्क्स तो सबके ही कम है, उस चीज को तो छोड़ ही दो, आपकी रैंक कितनी आ रही है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और हमेशा ध्यान रखो, जहां पे 1 लाख 10 लाख जितने भी लोग एग्जाम दे रहे हैं, कि 4 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, अगर आप टॉप 10,000 में आ रहे हो, 15,000 में आ रहे हो, तो आप विश्वास मानो आपका सिलेक्शन रोकने वाला नहीं है कोई। क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे ही टेस्ट देते हैं और कोई टेस्ट नहीं दे रहा है। तो पढ़ने वाले बच्चे जब टेस्ट दे रहे हैं और उसमें आप इतना अच्छा स्कोर कर रहे हो, तो ये बहुत बड़ी बात है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। और जिन लोगों को टेस्ट सीरीज वगैरह देनी है, उनसे बात हुई है कुछ लड़कों से, और कुछ को अभी बात करके दे देंगे, लेकिन संडे से पहले सब कुछ हो जाएगा।
वो उस चीज़ का लाभ उठा पाएंगे पूरा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।